नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में मैं आपको उपसय संयोजन यौगिकों के स्थायित्व के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक उपसय संयोजन यौगिकों का स्थायित्व। उपसय संयोजन यौगिकों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसा कि हमें पता है कि उपसय संयोजन यौगिकों को हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। उपसय संयोजन यौगिक केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के संयोग से बनते हैं। केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होगा, बनने वाला संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। हम संकुल यौगिक के स्थायित्व को स्थायित्व स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्थायित्व स्थिरांक जितना अधिक होगा, बनने वाला संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो कुछ लाइनें मैं लिख देता हूं। हालांकि हमें पता है संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होगा, संकुल यौगिक उतना ही स्थायी होगा। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इनके बीच में जरूरत जितनी ज्यादा होगी, यानी केंद्रीय धातु आयन को जितनी अधिक आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन युग्म की, लिगेंड जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, परिणाम स्वरूप इनके मध्य आकर्षण उतना ही अधिक होगा, बनने वाला संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। आकर्षण बल अधिक किस कंडीशन में होता है? जब धातु आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर है कि इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो दोनों की जरूरत जितनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, बनने वाला संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब देखो, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? स्थायित्व स्थिरांक। तो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को स्थायित्व स्थिरांक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्थायित्व स्थिरांक का मान
अधिक होने पर, ये तो कंपैरिजन से पता चलेगा। जैसे मान लो हमें दो तीन शंकु लाइनों के स्थायित्व स्थिरांक का मान दिया हुआ है, तो जिसके स्थायित्व स्थिरांक का मान अधिक होगा वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। अधिक होने पर शंकुल अधिक स्थायी होगा। देखो सपोज करो एक धातु आयन है जिस पर चार्ज है N+, ये एक्स संख्या में लिगेंड से संयोग करता है और संकुल यौगिक बनाएगा, संकुल आयन बनाएगा Mn x, और इस पर चार्ज क्या आएगा N+। ये धातु आयन है, ये लिगेंड है एक्स संख्या में, ये क्या संकुल यौगिक। तो यदि हम यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, तो द्रव्य अनुपात क्रिया के नियम के अनुसार साम्य अवस्था में साम्य स्थिरांक उत्पाद की सक्रिय द्रव्यमान और अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। तो साम्य अवस्था स्थिरांक जो है के, ये किसके बराबर होगा? उत्पाद यानी धातु आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा धातु का सक्रिय द्रव्यमान इनटू लिगेंड का सक्रिय द्रव्यमान। लिगेंड यहाँ पर कितना है? एक्स। ये बड़े ब्रैकेट का मतलब है सक्रिय द्रव्यमान। और ये जो क्या है जिसको हम क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक। यही क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं स्थायित्व स्थिरांक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्थायित्व स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी? संकुल आयन के सक्रिय द्रव्यमान तथा धातु आयन व लिगेंड के सक्रिय द्रव्यमान का अनुपात। बटा का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो पहले क्या है? संकुल आयन तथा ये क्या नीचे धातु आयन का केंद्रीय तथा केंद्रीय धातु आयन। इस केंद्रीय धातु आयन के साथ और कौन है? लिगेंड वे लिगेंड। इन सभी का हम क्या दे रहे हैं? सक्रिय द्रव्यमान के सक्रिय द्रव्यमान का अनुपात स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करो एक मेटल है एम, ये 4 लिगेंड से सहयोग कर रही है और हमें संकुल दे रही है Ml4। यहां पर अगर हम द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम बताएं तो यहां पर हम स्थायित्व स्थिरांक को रिप्रेजेंट करेंगे β4 के रूप में। β4 क्योंकि यहाँ 4 लिगेंड है तो हम इसको लिख दें β4। β4 क्या है? देखो संकुल यौगिक Ml4 का सक्रिय द्रव्यमान बटा धातु M का सक्रिय द्रव्यमान इनटू लिगेंड L का सक्रिय द्रव्यमान। लिगेंड 4 हमने कितने से गुणा कर दिया? 4 से। तो देखो ये एक मेटल है जो 4 लिगेंड से संयोग करके Ml4 एक संकुल ले रही है। तो यहाँ पर β4 यानी स्थायित्व स्थिरांक को मैं यहाँ पर β4 में प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि बुक में भी β4 है। तो ये क्या होगा? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। लिगेंड 4 थे तो लिगेंड के सक्रिय द्रव्यमान को हमने ऊपर पावर कितने लगा दी? 4। यहाँ पर β4 क्या है? ओवरऑल समग्र
स्टेबिलिटी कांस्टेंट समग्र स्थायित्व स्थिरांक। अब देखो ये तो संभव ही नहीं है कि एक धातु से चार लिगेंड एक ही स्टेप में जुड़ गए हो, ये अलग अलग स्टेप में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे देखो, पहले स्टेप में मेटल से एक लिगेंड जुड़ेगा और ये मिलकर बना लेंगे Mn। दूसरे स्टेप में ये जो Ml है इससे एक लिगेंड और जुड़ेगा, ये मिलकर बना लेंगे Ml2। थर्ड स्टेप में धातु से दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, तीसरा लिगेंड और जुड़ेगा, ये बना लेंगे Ml3। चौथे स्टेप में धातु से तीन लिगेंड जुड़े हुए हैं, अब चौथा भी जुड़ जाएगा और बना लेंगे Ml4। तो इस प्रकार अब हर एक स्टेप में स्थायित्व स्थिरांक है, यहाँ पर Ml और M और L के मध्य स्थायित्व साम्य है। इस स्टेप का साम्य स्थिरांक अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। हर एक का निकाल लेते हैं। जैसे इसका हम ले लेते हैं K1, ये किसके बराबर होगा, उत्पाद Ml का सक्रिय द्रव्यमान बटा धातु और लिगेंड का सक्रिय द्रव्यमान। हमें द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम लगाना है और स्थायित्व स्थिरांक कहें या हर एक स्टेप का साम्य अवस्था स्थिरांक, जिसको हम यहाँ स्थायित्व स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो सेकंड स्टेप के लिए जो K2 है, इस स्टेप का स्थायित्व स्थिरांक ये होगा, यहाँ पर अभिकारक है उत्पाद Ml2 का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक है Ml का सक्रिय द्रव्यमान इनटू L का सक्रिय द्रव्यमान। इस स्टेप का होगा K3 बराबर उत्पाद Ml3, तो Ml3 का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक है Ml2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा L का सक्रिय द्रव्यमान। ऐसे ही K4 ये क्या होगा, यहाँ पर उत्पाद है Ml4 का सक्रिय द्रव्यमान बटा Ml3 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा। यहाँ पर जो K1, K2, K3 है, ये है स्टेप वाइज स्थायित्व स्थिरांक। तो K1, K2, K3, K4 ये क्या है, स्टेप वाइज यानी पद से, हिंदी पद से बोलते हैं स्थायित्व स्थिरांक। हर एक स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, पहले पद का K1, दूसरे पद का K2, तीसरे पद का K3, चौथे पद का K4। यहाँ पर जो बीटा 4 है ये किसके बराबर होगा, ये इन सभी के गुणनफल के बराबर होगा, यानी ओवरऑल Ml4 संकुल का जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक है इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होगा, यानी बीटा 4 K1, K2, K3, K4 के गुणनफल के बराबर होगा। यदि मान लो लिगेंड n संख्या में है, उस कंडीशन में समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा n ये किसके बराबर होगा, K1 गुणा K2 गुणा K3 गुणा K4 शोन गुणा Kn। 6 है तो K6 तक चलेगा, 8 है तो K8 तक चलेगा। तो यहाँ पर तो किसी की कोई दिक्कत नहीं है। स्थायित्व स्थिरांक किसके बराबर होता है, धातु संकुलाइन व धातु तथा लिगेंड के सक्रिय द्रव्यमानों का अनुपात स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट सभी स्टेप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यह 4 है तो चारों के गुणनफल के बराबर होगा। n संख्या में तो n संख्या में जो स्थायित्व स्थिरांक है उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ बीटा और क्या है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक। ये हमने बात की स्थायित्व स्थिरांक की, अर्थात स्थायित्व स्थिरांक जितना अधिक होगा बनने वाला संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं, स्थायित्व स्थिरांक का एक विपरीत होता है स्थायित्व स्थिरांक जितना अधिक होगा संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा।
यानी ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। लेकिन एक और होता है, इसको हम बोलते हैं ए स्थायित्व स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक। जितना अधिक होगा संकुल का स्थायित्व उतना ही कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा संकुल का ए स्थायित्व या वियोजन स्थिरांक क्या होगा? इसमें क्या होगा, जो संकुल आयन है ये पुनः टूटने लगेगा धातु और लिगेंड में। तो जब संकुल आयन धातु और लिगेंड में टूटेगा तो संकुल आयन का स्थायित्व घटेगा। तो वियोजन स्थिरांक या ए स्थायित्व स्थिरांक क्या होता है? ए स्थायित्व स्थिरांक का मतलब है कि जो संकुल यौगिक हैं वे पुनः धातु और लिगेंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब संकुल यौगिक धातु और लिगेंड में पुनः टूटने लगेगा तो स्थायित्व घटेगा, क्योंकि संकुल जो आयन है या संकुल यौगिक है उसकी मात्रा घटेगी। तो जैसे जैसे वियोजन बढ़ेगा संकुल आयन की मात्रा घटेगी तो संकुल का स्थायित्व घटेगा, और जैसे जैसे स्थायित्व स्थिरांक बढ़ेगा यानी धातु और लिगेंड की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो संकुल यौगिक की मात्रा बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगी। तो ये दोनों आप ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में दो तो है, एक तो केंद्रीय धातु आयन और दूसरा लिगेंड, क्योंकि इन्हीं से मिलकर संकुल यौगिक बनता है। तो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले में दो जो संकुल यौगिक बनाने में भागीदार है, नंबर एक धातु आयन की प्रकृति, नंबर दो लिगेंड की प्रकृति, और थर्ड हम पढ़ेंगे किलेट वलय की उपस्थिति। तो एक एक करके हम ले लेते हैं। नंबर एक केंद्रीय धातु आयन, सेंटर मेटल आयन की प्रकृति। देखो, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति संकुल यौगिक के स्थायित्व को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। यदि केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटा त्रिज्या। यदि केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व बढ़ता है तो संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता है। आवेश घनत्व के बढ़ने का मतलब है धातु आयन पर आवेश का बढ़ना और धातु आयन के आकार का घटना। अभी बताऊंगा, देखो धातु आयन का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होता है? धातु आयन का आवेश बटा त्रिज्या बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। आवेश घनत्व क्या है? आवेश बटा त्रिज्या, यानी आवेश जितना अधिक होगा, आकार त्रिज्या यानी आकार, आवेश जितना अधिक होगा आकार जितना कम होगा, आवेश घनत्व उतना ही अधिक होगा, इसका मतलब संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। जैसे यदि हम बात करें Fe+2 और Fe+3, तो इनमें आवेश किसका ज्यादा है? आकार की बात करें या आवेश की बात करें तो आवेश किसका ज्यादा है? Fe+3 का, और इसी का आकार छोटा होगा। क्यों? क्योंकि Fe+2 से जब एक इलेक्ट्रॉन और निकला है तो बना है Fe+3। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, शेष बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत होगी तो आकार छोटा होगा। तो आवेश घनत्व किसका ज्यादा होगा? Fe+3 का। मैं लिख देता हूं आवेश घनत्व। अब क्योंकि Fe+3 का आवेश अधिक है तो Fe+3 से बने संकुल यौगिक अधिक स्थायी होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम
जैसे मान लो आयरन है, ये साइनाइड से सॉरी आयरन साइनाइड लिगेंड से जुड़कर एक संकुल यूनिट बना रहा है FeCl6। यदि चार्ज +2 वाला है तो ये -6+2 रिजल्टेंट देगा -4। अगर Fe+3 वाला बनाएगा संकुल यौगिक तो लिगेंड साइनाइड के 6 होंगे, लेकिन इसका चार्ज +3 है और ये लिगेंड का -6, एक साइनाइड का -6 तो 6 का -6, ओवरऑल कितना रहेगा माइनस। तो इन दोनों में अधिक स्थायी कौन होगा? ये अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है Fe ये +3 के रूप में है और इसका आवेश घनत्व अधिक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, देखो निकल +2, Fe+2, CO+2, Cu+2, सभी पर आवेश बराबर है। तो अब इस तरह किस पर डिपेंड करेगा? आकार पर। यहाँ पर आवेश अलग था तो इस तरह पर डिपेंड कर रहा था आवेश पर। अब इनका आवेश बराबर है, सभी पर +2 है, तो इस टाइप का किस पर डिपेंड करेगा? आकार। तो यहाँ पर जो Cu+2 है इसका आकार क्या है? सबसे छोटा है। आकार सबसे छोटा है, इसका मतलब आवेश घनत्व अधिक है, क्योंकि आकार को बटा में लिया गया है। देखो ये आवेश घनत्व जो है ना, ये ऐसे है, आवेश घनत्व हो जाएगा आवेश बटा तरीके। तो आकार नीचे है, आकार जितना अधिक होगा आवेश घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो Cu+2 का आकार छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? अतः यदि ये सभी आयन जो मैंने 4 लिखे हैं समान लिगेंड से मिलकर संकुल यौगिक बनेंगे, तो उस अवस्था में कॉपर+2 आयन वाला संकुल अधिक स्थायी होगा, क्योंकि कॉपर का आकार छोटा है। अतः यदि सभी समान लिगेंड से जुड़कर, लिगेंड समान होना चाहिए, देखो संकुल बनाए तो किसका संकुल अधिक स्थायी होगा? कॉपर का। Cu+2 का संकुल अधिक स्थायी होगा। तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिए, एक आवेश वाला लिया, एक आकार वाला लिया। आवेश जितना अधिक होगा, आकार जितना छोटा होगा, इस टाइप उतना ही अधिक होगा। नंबर 2 प्रभावित करने वाले कारक में हम ले रहे हैं लिगेंड की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड संकुल यौगिक में क्या करता है? ये धातु आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। यदि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो इसका जो बढ़ेगा, क्योंकि ये जितनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति लिगेंड के क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। यदि लिगेंड का क्षारीय गुण अधिक है तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होगी, यदि क्षारीय गुण कम है तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम होगी। तो इन शॉर्ट वह लिगेंड जो अधिक क्षारीय होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः बनने वाला संकुल अधिक स्थायी होगा। और जिन लिगेंड की क्षारीय प्रवृत्ति कम होगी, बनने वाला संकुल उतना ही कम स्थायी होगा। बात समझ में आ रही है? लिगेंड का क्षारीय गुण अधिक है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक है, तो बनने वाला संकुल अधिक स्थायी होगा। लिगेंड का क्षारीय गुण कम है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम होगी, तो संकुल यौगिक का स्थायित्व भी कम होगा। तो इसी में लिख रहा हूं, लिगेंड का क्षारीय गुण बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होगी।
अतः इस प्रकार के लिगेंड से बनने वाले संकुल यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा। यदि लिगेंड ऐसा है जिसका सारे गुण अधिक है तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक है साइनाइड, एक है एमीन। इन दोनों में अधिक सारे कौन है? साइनाइड। तो ये सारे युग्म करेंगे। अब क्योंकि साइनाइड का सारे गुण अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म उतने ही आसानी से देगा, बनने वाला संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। लेकिन एमीन का सारे गुण साइनाइड से कम है तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति इसमें कम है, इससे बनने वाला संकुल कम स्थायी होगा। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें तो Cu Cl4 -2 Cu NH3 4 +2। -2 क्यों आया? क्योंकि कॉपर की वैलेंस +2 होती है। 4 साइनाइड, एक की -3 तो 4 साइनाइड की -4, तो -4 तो 4 साइनाइड की +2 तो कॉपर की, तो रिजल्टेंट यहाँ आवेश क्या आएगा? -2। और यहाँ पर NH3 उदासीन लिगेंड है और कॉपर की वैलेंस +2 होती है तो ओवरऑल क्या आएगी? +2। तो यहाँ पर अधिक स्थायी कौन होगा? साइनाइड से बना संकुल यौगिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक है। ये किसका क्रम है? स्थायी। नंबर 3 और लास्ट प्रोवाइड करने वाला कारक है किलेट वलय की उपस्थिति। यदि लिगेंड धातु आयन से मिलकर किलेट वलय का निर्माण करता है तो इस प्रकार के संकुल अधिक स्थायी होते हैं। हमने पढ़ा है वह संकुल जिसमें लिगेंड 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु की सहायता से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर किलेट वलय का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं किलेट संकुल। किलेट संकुल में लिगेंड बहुतंतुक लिगेंड होते हैं। इस प्रकार के लिगेंड में दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है। यह बहुतंतुक लिगेंड दाता परमाणुओं की सहायता से केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर किलेट वलय का निर्माण करते हैं और बनने वाले संकुल किलेट संकुल कहलाते हैं। इस प्रकार के संकुल साधारण संकुलों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें बनने वाले बंध अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखो यदि लिगेंड धातु आयन से जुड़कर किलेट विलय का निर्माण करता है तो इस प्रकार के संकुल अधिक स्थायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। कोबाल्ट 6 NH3 से मिलकर बना रहा है CuNH3 6 4 और यही कोबाल्ट 3 एथिलीन डाइमीन से मिलकर बना रहा है CuEn3 4। तो यहाँ पर कोबाल्ट से जो NH3 है ये एक साधारण लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर जो EN मतलब एथिलीन डाइमीन है ये बहुतंतुक लिगेंड है और यह बहुतंतुक लिगेंड कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजक बंध से जुड़कर किलेट वलय का निर्माण करेगा। तो ये अधिक स्थायी होगा और ये कम स्थायी। ये किसका क्रम है? स्थायी। 4 और 5 में 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 4 और 5
तो क्योंकि एथिलीन डायमीन एक बहुतंतुक लिगेंड है, ये कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजक बंध से जुड़कर किलेट वलय का निर्माण करता है, तो ये संकुल एमीन के साथ बने संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पर अपने संकुल यौगिकों का स्थायित्व वाला टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। ये स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि स्थायित्व कब बढ़ता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर इन प्रभावित करने वाले कारकों को लिया है ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी का काम है टॉपिक मेंशन करना, उसके बारे में कई टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल बहुत कम है और बच्चा अगर बुक से पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं आपको यही पढ़ा था खाली उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व व स्थायित्व स्थिरांक, तो आपको पता ही नहीं चलता कि स्थायित्व कब बढ़ता है कब घटता है। खाली स्थायित्व स्थिरांक ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू है, अगर आपको डाटा दे रखा है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि स्थायित्व स्थिरांक ज्यादा है तो अधिक स्थायी, कम है तो कम स्थायी। लेकिन वे कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, वे कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी घटाते हैं, यदि इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं है तो अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। तो यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य था पढ़ाने का वो पूरा हुआ होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब उपसहसंयोजन यौगिकों में अपने इस चैप्टर में ओनली एक वीडियो बचता है और वो टॉपिक है उपसहसंयोजन या संकुल यौगिकों के अनुप्रयोग। वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।